हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू। आज बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट में हमारा टॉपिक है अकबर। जैसा कि आपको जानकारी है कि मुग़ल सम्राट अकबर जो थे 1556 में पानीपत के युद्ध के पश्चात गद्दी पर बैठे थे और यहाँ पर हम उनका एक परिचय देंगे जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से आपके लिए लाभकर होगा। उसमें उनसे संबंधित जानकारियाँ बहुत शॉर्ट में देने का मैंने यहाँ पर प्रयास किया है। यद्यपि अकबर का टॉपिक इतना विस्तृत है कि सभी चीज़ों का एक साथ विश्लेषण करना संभव नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर पार्ट 1 हमने लिया है जिसमें हम अकबर के जन्म से संबंधित वास्तुकला, साहित्य, चित्रकला, इन सब बातों के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके राज्य के विषय में भी बहुत संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। अन्य जो और चीज़ें हैं उन्हें हम अकबर के दूसरे पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अकबर का जन्म अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम हुमायूं और माता हमीदा बानो बेगम शेरशाह से परास्त होने के पश्चात इनके पिता हुमायूं ने राजा बीरसाल के यहाँ शरण ली थी। 14 फरवरी 1556 को पंजाब के अंतर्गत गुरदासपुर से 15 मील पश्चिम में स्थित कलानौर नामक स्थान पर अकबर को मुग़ल सम्राट घोषित किया गया। इस समय इनकी आयु 13 वर्ष 4 माह थी। राज्यारोहण के समय अकबर को अपने सौतेले भाई मोहम्मद हाकिम मिर्जा का विरोध, शेरशाह के उत्तराधिकारी सिकंदर सूर, मोहम्मद आदिल शाह तथा इब्राहिम सूर और अफ़गान साम्राज्य के अन्य लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा जो कि अफ़गानी साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। इस समय हेमू उत्तरी भारत का स्वतंत्र शासक बनने को प्रयत्नशील था। दिल्ली, संभल और उसके आसपास के राज्यों पर उसका स्वतंत्र अधिकार था। सिंध, मुल्तान, कश्मीर में भी स्वतंत्र मुस्लिम शासक थे जो पश्चिम में गुजरात व मालवा स्वतंत्र राज्य थे। राजपूत राज्य भी स्वतंत्र हो अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। सुदूर दक्षिण में मुग़ल सम्राट का महत्व नहीं था। तो हम देखते हैं कि जिस समय अकबर गद्दी पर बैठे उनके सामने बहुत सारी ये समस्याएं थीं जिनका कि उन्होंने बहुत कूटनीतिज्ञतापूर्ण और समझदारी से हल करने का प्रयास किया। लेकिन गद्दी पर बैठते समय क्योंकि अकबर की उम्र काफ़ी कम थी तो बैरम खां जो थे उन्हें उनका संरक्षक बनाया गया। अकबर के राज्यारोहण के बाद बैरम खां उनके संरक्षक बने। उन्हें अकबर ने खाने खाना उपाधि व अपना वजीर नियुक्त किया। अकबर की प्रारंभिक कठिनाइयों को दूर करने व मुग़ल साम्राज्य की सुरक्षा का श्रेय बैरम खां को है। बैरम खां के संरक्षण का काल 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक रहा। 5 नवंबर, जैसा कि मैंने बताया कि जो मुख्य निर्णायक युद्ध था वो पानीपत का युद्ध था, लेकिन उससे पूर्व ही उनका कलानौर में 14 फरवरी 1556 को सिंहासनारोहण हो गया था और 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में अकबर का मुकाबला हेमू से हुआ, जिसमें हेमू की पराजय व अकबर की विजय हुई। पानीपत के द्वितीय युद्ध के परिणाम स्वरूप मुग़लों की स्थिति और भी अधिक मजबूत हो गई। अकबर की धायमा का नाम माहम अनगा था। बैरम खां के पतन में अकबर के संबंधियों व हरम की स्त्रियों का विशेष हाथ था, क्योंकि ये कहा जाता है कि बैरम खान धीरे धीरे
बहुत अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अकबर के संबंधियों और हरम की स्त्रियों को ये सही नहीं लग रहा था कि बैरम खां इतना अधिक शक्तिशाली हो जाए। तो 1560 ईस्वी में उनका पतन हो गया। अकबर का 1560 से 1564 ईस्वी तक का शासनकाल तथाकथित पर्दा शासन और कुछ इतिहासकारों के अनुसार पेटीकोट सरकार का समय पुकारा जाता है। उसमें शाही दरबार की स्त्रियों का प्रभाव विशेष रूप से रहा। यदि हम अकबर के महत्वपूर्ण असैनिक कार्यों की चर्चा करें तो हम देखते हैं कि उसने समय के साथ साथ अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए और हिंदुओं को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण असैनिक कार्य किए। जैसे 1562 ईस्वी में उसने युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा को समाप्त कर दिया या निषेध कर दिया। 1563 ईस्वी में हिंदुओं के तीर्थ स्थलों व यात्रा पर कर समाप्त कर दिया। 1564 ईस्वी में हिंदुओं पर लगाए जाने वाले जजिया कर की समाप्ति कर दी गई। 1571 ईस्वी में उसने आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। 1575 ईस्वी में धार्मिक चर्चाओं के लिए उसने इबादत खाने की स्थापना की। 1578 ईस्वी में मजहर की घोषणा की गई और 1582 ईस्वी में जब वो उसे लगने लगा कि केवल मुस्लिम धर्म ही श्रेष्ठ नहीं है, तो उसने सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक पंथ की कहना चाहिए स्थापना की, जो कि दीन इलाही के नाम से जाना गया। तो वो 1582 ईस्वी में की और 1581 ईस्वी में उसने इलाही संवत की स्थापना की। ये जो डेट्स हैं ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप जो बिल्कुल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं उनके लिए उपयोगी हैं, इसलिए ये मैंने यहाँ पर बताई है। अब कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि अकबर के 9 रत्नों के नाम बताइए, तो उसमें अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल, भगवान दास, मान सिंह, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा और फैज़ी के नाम मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें से ये जितने भी 9 रत्न थे इन्हें दरबार में विशिष्ट पद प्राप्त थे। अबुल फजल एक अच्छे लेखक थे, बीरबल उनके सलाहकार थे अकबर के, टोडरमल जो हैं उन्होंने भू राजस्व से संबंधित और भूमि सुधारों से संबंधित व्यवस्थाओं से अकबर को आगाह किया। भगवान दास मानसिंह जो थे ये एक अच्छे सैनिक और अकबर ने इन्हें अपने दरबार में उच्च मनसब प्रदान किए और सैनिक अभियानों में इन्होंने अकबर की सहायता की। तानसेन एक उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे। अब्दुल रहीम खान खाना एक अच्छे साहित्यकार थे और फैज़ी जो थे वो भी एक अच्छे कवि थे। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं प्रमुख समकालीन इतिहासकार और उनके ऐतिहासिक ग्रंथ। वैसे तो अकबर के समय में अरबी और फारसी ग्रंथों के साथ साथ हिंदी और संस्कृत ग्रंथों का भी विकास हुआ, वो भी लिखे गए और ऐसे लेखक हुए। लेकिन यहाँ पर केवल हम जो अरबी और फारसी ग्रंथ हैं उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इनमें पहला नाम है अबुल फजल। 1575 में अबुल फजल अकबर के दरबार में आए। अकबर उनकी विद्वता व गुणों से अत्यधिक प्रभावित थे। अबुल फजल पर अपने पिता शेख मुबारक नागौरी और बड़े भाई फैज़ी के उदार धार्मिक विचारों का प्रभाव था। अबुल फजल ने अकबरनामा, जो कि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है अकबर के समय का, की रचना की, और ये रचना उन्होंने बादशाह अकबर के आदेश पर की थी। इसके 3 भाग हैं। उसमें प्रथम भाग में तैमूर से लेकर हुमायूं तक का इतिहास है। द्वितीय भाग में अकबर के शासनकाल का 1602 ईस्वी तक का इतिहास है और अकबरनामा का तीसरा भाग आईने अकबरी है। यह 5 खंडों में विभक्त है और इसमें समस्त राजनीतिक, धार्मिक, राजस्व, ज्योतिष, दर्शन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी
मिलती है और अब यह एक स्वतंत्र ग्रंथ माना जाने लगा है। तो आईने अकबरी भी अबुल फजल की रचना थी। नेक्स्ट जो प्रमुख लेखक थे मुस्लिम, वो बदायूनी थे। बदायूनी और अबुल फजल का जो नेचर था वो काफ़ी अलग था। बदायूनी अबुल फजल के विपरीत कट्टर धार्मिक विचारों वाले विद्वान थे। उन्हें फ़ारसी, अरबी व संस्कृत भाषाओं में विशेष योग्यता प्राप्त थी। बदायूं की रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण रचना जो है वो मुंतखब उत तवारिख है। यह ग्रंथ भी 3 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग सुबुक्तगीन से लेकर हुमायूं तक की बातों का ऐतिहासिक वर्णन किया गया है। दूसरे भाग में अकबर के राज्यकाल के प्रथम 40 वर्षों का इतिहास है और तृतीय भाग में समकालीन सूफी संतों, मुस्लिम विद्वानों और हकीमों की जीवनियाँ आदि दी गई हैं। बदायूनी के बारे में कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि बदायूनी अबुल फजल की तरह उदार नहीं थे, लेकिन उन्होंने उन पर धार्मिक कट्टरता का प्रभाव था। जबकि दूसरे लोग ये कहते हैं कि बदायूनी ने अकबर के साथ पक्षपात या उसकी चापलूसी नहीं की। ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद ये अकबर के समय के तीसरे महत्वपूर्ण लेखक थे। ये अकबर के काल में मीर बख्शी के पद पर नियुक्त थे। उच्च कोटि के सैनिक थे। निज़ामुद्दीन के लेखन में कट्टरपन व पक्षपात का अभाव है। उनके द्वारा लिखित तबकाते अकबरी, अब आपसे पूछा जाए कि तबकाते अकबरी का लेखक कौन है, तो तबकाते अकबरी के लेखक हैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद। उनके द्वारा लिखित तबकाते अकबरी एक निष्पक्ष ऐतिहासिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ 9 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड 981 ईस्वी से लेकर 1574 ईस्वी तक के दिल्ली बादशाहों का वर्णन करता है। अन्य खंडों में दक्षिण गुजरात, मालवा, बंगाल, जौनपुर, कश्मीर, सिंध व मुल्तान के सुल्तानों का इतिहास है। अन्य महत्वपूर्ण अकबरकालीन ग्रंथ गुलबदन बेगम कृत हुमायूंनामा, जौहर रचित तज़किरात उल वाक़ियात, फैज़ी सरहिंदी का अकबरनामा आदि हैं। ये ग्रंथ अकबर के समय में लिखे गए, हालांकि इनमें हुमायूं कालीन शासन का वर्णन भी देखने को मिलता है। अकबर का राजकवि फैज़ी अमीर खुसरो के बाद भारत का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। अब यहाँ पर एक संक्षिप्त चर्चा हम अकबरकालीन इमारतों की करते हैं। अकबर के समय तक आते आते जो मुग़लों की वास्तुकला थी उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गए थे। इस समय ये वास्तुकला जो थी वो इंडो सार्सेनिक, या कहना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम वास्तुशैली का इसमें मिश्रण देखने को मिलता है, जिसमें गुंबद भी मिलती हैं, मेहराबें भी मिलती हैं, अलंकरण की प्रधानता जो कि हिंदू इमारतों में होती है वो देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें हमें अकबरकालीन इमारतों में देखने को मिलती हैं। और अकबरकालीन इमारतों में मुख्य रूप से जहाँ पर महल या कुछ विशिष्ट स्थान बनाए जाते थे उनके चारों ओर बाग या काफ़ी ग्रीनरी रहा करती थी। तो जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं उनमें है अकबर का किला और उसकी इमारतें, जिनमें जहांगीरी महल, अकबरी महल और दीवाने खास प्रमुख हैं। दूसरी लाहौर का किला है। तीसरी और जो महत्वपूर्ण इमारतें अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनाई गई वो हैं फतेहपुर सीकरी आगरा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहाँ पर अकबर ने इबादत खाना, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, बुलंद दरवाज़ा जो कि उसने जब गुजरात विजय की थी उसके उपलक्ष्य में बनाया, जोधाबाई का महल, पंच महल, बीरबल महल, दीवाने आम, दीवाने खास, तुर्की सुल्ताना की कोठी, खास महल, मरियम की कोठी और जामा मस्जिद आदि का निर्माण कराया। फतेहपुर सीकरी की
इमारतें अकबरकालीन वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इसके अतिरिक्त उसके समय में इलाहाबाद के किले का भी निर्माण कराया गया। अब यदि आपसे पूछा जाए कि अकबर के समय के प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे, तो कि अकबर के समय में साहित्य और कला के साथ साथ चित्रकला और संगीत का भी काफ़ी विकास हुआ। नए राग रागनी, नए वाद्य ग्रंथों का के विषय में जानकारी मिलती है। तो अकबर के दरबार की संगीत, गायन और वादन में जिन प्रमुख व्यक्तियों ने शोभा बढ़ाई, उनमें तानसेन, बैजू बावरा और बाबा रामदास का नाम उल्लेखनीय है। प्रमुख चित्रकार व चित्रकला। अकबर ने वास्तुकला के साथ साथ चित्रकला की ओर भी ध्यान दिया। हालांकि यदि हम मुगल कालीन चित्रकला की बात करते हैं तो इसमें जहांगीर के समय की चित्रकला बहुत विशिष्ट स्थान रखती है, लेकिन अकबर ने भी चित्रकला के लिए एक अलग विभाग खोला और उसके समय के प्रमुख चित्रकार अब्दुस समद, मीर सैयद अली, अकारीजा और फारूक बेग थे। इसके अतिरिक्त दशवंत, बसावन, केशव, मुकुंद, हरिवंश लाल और जगन्नाथ आदि के नाम भी चित्रकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय हैं। और यदि हमसे पूछा जाए कि अकबर का शासनकाल कब तक रहा, तो अकबर की 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को मृत्यु हो गई। अभी अकबरकालीन जो भू राजस्व व्यवस्था है या दहसाला प्रथा है, मनसबदारी प्रथा है, इनके बारे में भी हमें संक्षिप्त जानकारी लेंगे, लेकिन वो जानकारी हम अगले वीडियो लेक्चर में लेंगे। थैंक्स।